अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। आनजहानी अजीत पवार की बेवा सुनित्रा पवार ने लिया महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ। आनजहानी अजीत पवार की बेवा सुनित्रा पवार ने लिया महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ। अजीत पवार की प्लेन हादसे में मौत पर अखिलेश यादव ने उठाए संगीन सवाल। कहा, हादसे की पूरी गहराई से होनी चाहिए तहकीकात। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी के मुतालबे की भी की हिमायत। ममता बनर्जी के दिन पूरे हो गए, अमित शाह का रिमार्क। कहा, अब की बार होगी बीजेपी की सरकार। और जोधपुर जेल में कैद सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ गई, पुलिस ने एम्स में कराया दाखिल। लद्दाख में तशवीश की लहर। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एनसीपी के आनजहानी लीडर अजीत पवार की अहलिया सुनित्रा पवार महाराष्ट्र की अगली नायब वज़ीर आला होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते के रोज शाम 5 बजे उन्हें नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। याद रहे कि चारशंबे को बारामती में तैयारा हादसे में अजीत पवार के इंतकाल के बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले जानशीन की तलाश जारी थी। जुमे को एनसीपी कायदीन की मीटिंग में सुनित्रा पवार को नायब वज़ीर आला बनाए जाने की तजवीज़ पेश की गई थी। पार्टी कायदीन के जोर दिए जाने के बाद सुनित्रा पवार ने इस ओहदे पर फायज होने से मुताल्लिक़ अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। सुनित्रा पवार ने हफ्ते की शाम महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। देखिए, आज जो है हमारा जो वैधानिक मंडल है, असेंबली काउंसिल, सारे सदस्यों की बैठक हुई। हमने उसमें एक ठहराव पारित किया है कि सुनित्रा पवार हमारी नेता होगी और उसको सारे अधिकार दिए जाते हैं। अभी ये सारा लेकर जो है हम सीएम साहब के पास जा रहे हैं, आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। चलिए। उज्ज्वल सर, क्या कुछ बैठक में निर्णय हुआ है, क्या कहना बहुत अच्छा निर्णय हो गया। क्या सुनित्रा पवार जो है वो डीसीएम बनेगी महाराष्ट्र की? 100% बनेगी। उधर चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार की अहलिया के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इंतखाब की तस्दीक करते हुए कहा कि बीजेपी इस मुश्किल वक्त में उनकी फैमिली के साथ खड़ी है। त्याच्यामुळे आता ज्या काही महापौराच्या निवडणुका आहेत त्या संदर्भात त्यांच्याशी चर्चा झाली आहे आणि चर्चेनुरूप त्या संदर्भातली एक रूपरेषा ही ठरवण्यात आलेली आहे। जी काही नावं आहेत त्या नावांच्या संदर्भात काही निर्णय जे आहेत ते उद्या किंवा परवा घेतले जातील आणि जी काही रूपरेषा ठरली आहे त्या रूपरेषेनुसारच ही नावं फायनल होतील। आमचे जे काही महानगराचे अध्यक्ष आहेत, आमदार आहेत, हे मिळून त्या संदर्भात अंतिम निर्णय करतील। नागपूरचं काय सांगाल? इतर ठिकाणी ज्या पद्धतीनं समीकरण दिसत आहे त्या ठिकाणी काही चर्चा झाली का? बाकी ठिकाणी ओव्हरऑल चर्चा झालेली आहे। त्या ठिकाणचे जे प्रमुख आहेत त्या प्रमुखांना आम्ही नेमकं काय करायचं आहे त्याच्या संदर्भातली लाईन देऊ आणि त्यानुसार पुढची कारवाई होईल। मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने प्रेझेंट केले जात आहे। असं आहे की कुठलाही निर्णय जो काही घ्यायचा असेल तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष घेईल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जो निर्णय घेईल त्याच्या पाठीशी आम्ही उभे राहू, सरकार म्हणून आणि भारतीय जनता पार्टी। त्यामुळे मी आता आपल्याला एवढंच सांगू शकतो की अजितदादांचं कुटुंब असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल याच्या पाठीशी आम्ही पूर्णपणे उभे आहोत। त्यांचे जे काही निर्णय होतील त्या निर्णयांना योग्य ते समर्थन आमच्याकडनं असेल। माझ्याशी 2 वेळा चर्चा करून ते गेले आहेत। त्या चर्चेमध्ये त्यांनी त्यांची काय कार्यपद्धती आहे,
काय काय ऑप्शन्स आहेत या संदर्भात त्यांनी चर्चा केलेली आहे. मात्र अंतिम निर्णय जो काही असेल तो महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार के इंतकाल पर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने संगीन सवालात उठाए हैं और तैयारा हादसे की जांच का मुतालबा किया है. उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी समेत कई सीनियर लीडर्स ने भी जांच की मांग की है, जो इस मामले की संगीनी को जाहिर करता है. अखिलेश यादव ने महफूज हवाई सफर पर जोर देते हुए कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाब के साथ नए और महफूज तैयारे आने चाहिए. खासतौर पर वीआईपी सफरों के लिए उन्होंने इस बात की निशानदेही की. उन्होंने ये भी कहा कि आवाम को पुराने तैयारों में सफर करने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और देखभाल में किसी भी किस्म की लापरवाही काबिल कबूल नहीं होगी. अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब तैयारे को परवास के लिए दुरुस्त करार दिया गया था और हद निगाह भी तकरीबन 3 किलोमीटर थी, तो फिर हादसा कैसे हो गया. उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात में साफ और शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क इससे पहले भी कई बड़े रहनुमा भी खो चुका है. जो ममता बनर्जी जी ने जांच मांगी है, उसके बाद कई सीनियर लीडर्स ने जांच मांगी है. पहली बात तो ये है कि आपके देश में सुरक्षित हवाई जहाज हो, और जब विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं तो सब नए हवाई जहाज आए. कोई कानून ऐसा बने, नियम ऐसा बने कि वीआईपी कम से कम अच्छे जहाज में चले, या आम जनता को जो जहाज मिलते हैं वो पुराने जहाज मिले नहीं, और मेंटेन अच्छे हों, और मेंटेनेंस में कोई भी लापरवाही न हो. और अगर वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने मांग की है तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा हुआ है कि जो हवाई जहाज सही था, अभी तक उड़ रहा था, और जब विजिबिलिटी 3 किलोमीटर की थी, उसके बाद ही हादसा कैसे हो गया. तो ये तो जांच का विषय है ही. और अपने देश ने बहुत सारे जिम्मेदार नेताओं को खोया है. बहुत बड़े बड़े, याद कीजिए एक बार बड़े नेता को यही हम लोगों ने पड़ोस में खो दिया. मदर ऑफ इंडिया कितना दूर बताइए, यही बिल्कुल बगल में. तो हवाई जहाज अच्छे हों, सुरक्षित हों, और जो कंपनियां हैं, मतलब जो हवाई जहाज की कंपनी है, सुनने में आ रहा है कि उसने 2-4 साल में ही 17 हवाई जहाज खरीद लिए. अभी तक तो हम बीजेपी के बारे में सुनते थे कि बीजेपी के ठेकेदार अगर सड़क बनाते हैं तो उसी दिन हवाई जहाज ले आते हैं. और अभी सुनने में आया है कि जो कंपनी है ये वाली, हवाई जहाज जाने कितने ले आई इतनी जल्दी इतने हवाई जहाज लाना, ये भी तो जांच का विषय है. फंडिंग है, किसकी है फंडिंग बताओ. गोसाईगंज के लोग जानते हैं फंडिंग किसकी है. मगरबी बंगाल के बारकपुर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ममता बनर्जी के दिन अब गिने जा चुके हैं. अमित शाह ने यह भी कहा कि अब की बार बीजेपी मगरबी बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी. बंगाल में भाजपा सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकना है या नहीं फेंकना है? तो इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में आया हूं तब सबसे पहले आनंदपुर वेयर हाउस में मोमो फैक्ट्री में लगी हुई आग में मारे गए सभी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं. ये जो अग्निकांड हुआ है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है. जो ये आनंदपुर वेयर हाउस में अग्निकांड हुआ है वो ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के चलते हुआ है. मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, मगर मैं शक्ति की भूमि बंगाल को प्रणाम करता हूं. काशीपुर आश्रम
श्री रामकृष्ण सेवा आश्रम, श्री हरिचंद ठाकुर मंदिर और मां बोरो मंदिर की पवित्र माटी को भी प्रणाम कर कर मेरी शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो वर्ष है वंदे मातरम का 150वां साल गिरा है। यही बंगाल की महान भूमि के सुपुत्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आहलेख जगाने के लिए वंदे मातरम की रचना की और वंदे मातरम की रचना। उधर सुप्रीम कोर्ट की फिटकार के बाद लद्दाख के मशहूर माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक को हफ्ते की सुबह एम्स जोधपुर ले जाया गया, जहां तिब्बी जांच कराई गई। बताया गया कि जेल में आलूदा पानी के इस्तेमाल से उन्हें पेट में संगीन इन्फेक्शन की शिकायत हो गई थी, जिसके बाद तिब्बी जांच की जरूरत पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम वांगचुक को सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान जोधपुर सेंट्रल जेल से एम्स लाया गया। सोनम वांगचुक को जेल से एम्स जोधपुर तक ले जाने से कबल पूरे रास्ते का सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिया गया था। जेल अहाते से लेकर दवाखाने तक इजाफी सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती भी की गई थी। सोनम वांगचुक को खुसूसी सिक्योरिटी दायरा बनाकर दवाखाना ले जाया गया। एम्स जोधपुर में सोनम वांगचुक की जांच सीनियर डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में की गई। जराये के मुताबिक उनके पेट से मुताल्लिक मसाइल को देखते हुए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की तरफ से खास तौर से टेस्ट कराया गया। डॉक्टरों ने जरूरी तिब्बी जांच करके उनके हालात का बारीकी से जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के जिले किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में हफ्ते की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एक बार फिर आमना सामना हुआ। फौज के व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, डोलगाम इलाके में जारी मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान हफ्ते की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान दोबारा आमना सामना हुआ। उन्होंने कहा कि फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने मुख्तलिफ एजेंसियों से मुताल्लिक मालूमात हासिल करके एक मरबूत तरीके से इलाके को मुहासरे में लेकर ऑपरेशन शुरू किया। उनका कहना है कि ऑपरेशन जारी है। शिमला और कश्मीर में मुसलसल बर्फबारी के बायस सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिसके नतीजे में कौमी शाहराहों पर ट्रक और गाड़ियां फंसी हुई हैं। जदीद तरीन मशीनों के जरिए बर्फ हटाने का काम भी जारी है। हुक्काम ने मजीद कहा कि अगले 24 घंटों में अगर बर्फबारी नहीं हुई तो सफाई का काम मुकम्मल हो जाएगा और ट्रैफिक के लिए सड़कों को भी बहाल कर दिया जाएगा। एज एन एक्टर भी मेरे को हमेशा वही प्रोजेक्ट अट्रैक्ट करें जो थोड़े हटके हों, थोड़े डिफरेंट हो, जिसमें कुछ नया करने को मिले, और मैंने हमेशा वो किया। एज अ प्रोड्यूसर भी जब मैं स्टार्ट करना चाहती थी, आई वॉज़ वेरी श्योर ऑफ 2 थिंग्स कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं कर रहे, और कुछ ऐसा करना है जिससे तुमको बहुत रिस्पेक्ट मिले। ये 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी, बिकॉज़ अभी एज अ प्रोड्यूसर पैसे कमाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी एज अ प्रोड्यूसर ब्रांड बनाना इम्पॉर्टेंट है, और ब्रांड हमेशा तुम्हारे काम से, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ वर्क से बनता है। गांधी टॉक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी प्राउड that this is my debut production because it can't get bigger than this. मैं आगे भी अगर जो भी पिक्चरें करूँगी वो इससे बड़ी नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता इससे बड़ी स्टार कास्ट मिलेगी। रहमान सर का म्यूज़िक, who can get रहमान सर? I mean I'm associated in my first film with रहमान सर, so it can't get bigger than this. And किशोर की conviction, his madness, towards his craft, towards his passion. I have not met a man like that, yaar, who has given his 25 years to a film. आज के टाइम में लोग 2 साल नहीं दे पाते, इसने 25 साल दे दिए, और जिस इंसान ने 25 साल दे दिए वो कुछ कमाल ही करेगा। We all knew कि ये कुछ कमाल ही करेगा, और पिक्चर ने कमाल ही किया है। So ऐसी पिक्चरों को ही मैं फ्यूचर में बैक करना चाहूँ। किशोर को तो मैं 10 साल से जानती हूँ अब। I know him since last 10 years, and he actually told me about this film 10 years back.
ही सेड मीरा मैं ये पिक्चर बनाना चाहता हूँ. ऑब्वियसली मैंने भी बोला था कि पागल है, कौन करेगा साइलेंट पिक्चर. आई थिंक बहुत लोगों ने इसको बोला था कौन करेगा साइलेंट पिक्चर. तो पूरी मतलब जान लगा के इसने कास्टिंग करी. जब इसने सब कुछ कर लिया तभी, सब कुछ करने के बाद ही सब आए थे, पहले कोई नहीं आया, सारे प्रोड्यूसर्स बाद में आए थे. एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर मीरा चोपड़ा ने हिदायतकार किशोर पांडुरंग बेलकर के साथ अपनी आने वाली फिल्म गांधी टॉक्स के बारे में गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने इस फिल्म को खामोश यानी साइलेंट फिल्म के तौर पर बनाने की वजह और उसके मुनफरिद अंदाज कहानी को उजागर किया. किशोर बेलकर की हिदायतकारी में बनने वाली यह फिल्म डायलॉग्स के बजाय बसरी इजहार के जरिए कहानी बयान करती है, जो नाजरीन को एक मुनफरिद सिनेमाई तजुर्बा फराहम करती है. फिल्म में विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी, आदित्य राव हैदरी के साथ साथ सिद्धार्थ जाधव भी एक अहम किरदार में नजर आएंगे. इस फिल्म की मौसीकी ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मौसीकार A.R. रहमान ने तरतीब दी है. Zojila is strategically important and very challenging mountain pass. At an altitude of more than 11,500 feet, this area faces extreme weather conditions like heavy snowfalls, frequent avalanches, and temperature here goes down below minus 20 degrees Celsius. Under Project Beacon of Border Road Organization, our primary task is to keep this road operational with the support of Indian Army. This road is the vital lifeline for movement of army convoys, logistics and essential supplies to forward areas. So this is not an easy task, but we remain fully committed to support the Indian Army and maintaining this strategic lifeline for the nation. Jai Hind. Basic task is to open Zojila and look after the Zojila snow clearance to ensure that the connectivity of the Zojila pass remains open and it connects Leh Ladakh towards Srinagar and Jammu Kashmir Valley. Every winter morning before daylight, BRO personnel including casual paid labours move out of their camps in sub-zero conditions. Heavy machineries such as dozers, excavators and snow cutters are deployed to clear fresh snowfall and the avalanche debris. Our clear aim is to make the road traffic worthy by 1200 to 1400 hours so that the military convoys and civil vehicles can ply across the Zojila Pass. This timely opening of the Zojila Pass also ensures the operational efficiency of the Indian Army. After traffic is passed, our teams continue stabilization and safety works. By evening around 6 to 7 p.m, the teams return back to their camps. The same routine is repeated daily in harsh weather conditions. और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर. आनजहानी अजीत पवार की बेवा सुनित्रा पवार ने लिया महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ. आनजहानी अजीत पवार की बेवा सुनित्रा पवार ने लिया महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ. अजीत पवार की प्लेन हादसे में मौत पर अखिलेश यादव ने उठाए संगीन सवाल. कहा हादसे की पूरी गहराई से होनी चाहिए तहकीकात. तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी के मुतालबे की भी की हिमायत. ममता बनर्जी के दिन पूरे हो गए, अमित शाह का रिमार्क. कहा अब की बार होगी बीजेपी की सरकार. और जोधपुर जेल में कैद सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ गई, पुलिस ने एम्स में कराया दाखिल. लद्दाख में तशवीश की लहर. खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है. मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी. अल्लाह हाफिज.